नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ में ममता कुलकर्णी के नाम पर छिड़ी महाभारत की, बजट सत्र के आगाज में छिड़ी सियासी जंग की और बजट से पहले आए आज इकोनॉमिकल सर्वे की। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, महाकुंभ से लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत, सड़क पर बिखर गए शव के टुकड़े, कई लोग घायल। आपको लगा बड़ा झटका, महरौली एमएलए नरेश यादव ने छोड़ी पार्टी, बोले आप भ्रष्टाचार में लिप्त। 4 एसपी व 3 एएसपी भेजे गए प्रयागराज, बसंत पंचमी स्नान के लिए सतर्क हुई सरकार। बीसीसीआई अवार्ड्स में छाए बुमराह और मंधाना, सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर का पुरस्कार मिलेगा। वाराणसी में गंगा में बड़ी नाव की टक्कर से पलटी छोटी नाव, मची अफरा तफरी, 6 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। महाकुंभ में भगदड़ की जांच के लिए मेला क्षेत्र पहुंचा न्यायिक आयोग। सचिन तेंदुलकर को मिलेगा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रही। द्वारिका में गरजे पीएम मोदी, बोले दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 741 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,500 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज खास रिपोर्ट्स की, जिसमें सबसे पहले हम महाकुंभ की बात करेंगे, जो हर बार अपनी भव्यता और धार्मिक महत्ता के लिए सुर्खियों में रहता है। इस बार एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान संन्यास की दीक्षा ली और इस दीक्षा के साथ ही उन्होंने एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीक्षा का पूरा घटनाक्रम एक विवाद की जड़ बन चुका है। जी हां, महाकुंभ के दौरान ममता को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद दिया गया, जो एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित घटना थी। उनका महामंडलेश्वर बनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते ये चर्चा का विषय बन गया। ममता कुलकर्णी का संन्यास लेने के बाद किन्नर अखाड़े की धार्मिक परंपराओं में भयंकर खलल पड़ा और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ने लगी। किन्नर अखाड़े के भीतर का विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब ममता कुलकर्णी को बिना सही पारंपरिक प्रक्रिया के महामंडलेश्वर का पद सौंपा गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने इसे सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए उन्हें इस पद से हटा दिया। उनके अनुसार ममता का मुंडन ना करवाना, वैजयंती माला की बजाय रुद्राक्ष की माला पहनाना और उन्हें सीधे महामंडलेश्वर बना देना किन्नर अखाड़ों की परंपराओं के खिलाफ था। इसी बीच लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी गाज गिरी। उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया और इस फैसले ने किन्नर अखाड़े के भीतर एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अजय दास ने यह भी कहा कि लक्ष्मी नारायण ने बिना उनकी अनुमति के जूना अखाड़े के साथ अनुबंध किया था, जो न केवल अनैतिक था बल्कि अखाड़े की मान्यताओं के खिलाफ भी था। महाकुंभ के इस धार्मिक आयोजन में संन्यास लेने के बाद ममता को श्री यमई ममता नंदगिरी नाम भी दिया गया था। वो अपने नए आध्यात्मिक जीवन में भावुक और संजीदा दिख रही थी, लेकिन उनके इस नए अध्याय का अंत अब किन्नर अखाड़े के भीतर के भारी विरोध और आंतरिक संघर्ष के चलते हो गया। लेकिन इस पूरे मसले में सवाल यह भी है कि इस महाकुंभ में जब विश्वास और परंपराओं का परीक्षण हो रहा था, तो क्या आध्यात्म की इस गहरी दुनिया में पारंपरिक सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अखाड़े जो इस महाकुंभ की शान है, अगर वही कोई गलत उदाहरण पेश कर देंगे तो सनातन धर्म पर एक दाग लग जाएगा। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। संसद के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उनके भाषण के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में तूफान मचा कर रख दिया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति और आदिवासी समाज का अपमान करार दिया और कांग्रेस से बिना शर्त माफी की मांग शुरू कर दी। आपको बता दें कि ये विवाद अब राजनीति के नए सीजन के हॉट टॉपिक की तरह बन चुका है। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी हुई कि राष्ट्रपति के भाषण के बाद जब पत्रकारों ने सोनिया गांधी से उनकी राय पूछी, तो वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ वहां मौजूद थी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लंबे भाषण पर टिप्पणी करते हुए कहा, द प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड, शी शुड हार्डली स्पीक पुअर थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति अंत में थक चुकी थी।
ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन यहाँ जो बवाल हुआ वो इस पुअर थिंग शब्द को लेकर हुआ है, क्योंकि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कह दिया। और तो और बीजेपी का कहना है कि ये शब्द बेहद अपमानजनक था। सुनिए सोनिया गांधी ने क्या और कैसे क्या कहा था। No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by this. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by this. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by this. अब इस बात पर बीजेपी ने तुरंत मोर्चा खोलते हुए इसे कांग्रेस की सामंती मानसिकता का प्रतीक बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो एक्स पर पोस्ट करके इसे गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी मानसिकता करार दे दिया है। उन्होंने साफ कहा, सोनिया गांधी का पुअर थिंग शब्द न केवल असंवेदनशील है बल्कि ये कांग्रेस की सामंती सोच को दर्शाता है। कांग्रेस को राष्ट्रपति और आदिवासी समाज से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, जो कि सही भी है। वहीं अब बीजेपी के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने इस बयान पर करारा पलटवार करते हुए राहुल गांधी को पुअर थिंग कह दिया। देखिए, अगर पुअर थिंग कोई है तो वो राहुल गांधी है, जिन्हें कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन वो कभी सही तरीके से लॉन्च नहीं हो पाते। इसके अलावा राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भी इस पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो जैसे उनका दिमाग ही बंद हो जाता है। सोनिया गांधी को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का अपमान करना ठीक नहीं। रेखा शर्मा ने तो यह भी याद दिलाया कि जब महाकुंभ हादसे पर राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया था, तब सोनिया गांधी मुस्कुरा रही थी और शोर मचाने की बात कह रही थी। अब इस चुटीली टिप्पणी ने तो कांग्रेस की हालत और भी मुश्किल बना दी है। अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या वो माफी मांगेगी या फिर इसे सिर्फ राजनीतिक बहस मानकर छोड़ देगी। एक बात तो साफ है कि मामला अब सिर्फ राष्ट्रपति की आलोचना से कहीं ज्यादा और बड़ा हो चुका है। राजनीति में ऐसे पल हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं और भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुका है ये। और तो इस ट्विस्टेड ड्रामा का अगला एपिसोड कब आएगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम रुख करेंगे अगली रिपोर्ट का। कल बजट से पहले आज भारत का इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश हो चुका है और ये एक सख्त चेतावनी दे रहा है। अगर हम 2030 तक हर साल 78.5 लाख नई नौकरियां नहीं बना पाए तो हमारी युवा आबादी, जो अभी एक बड़ी ताकत है, एक बोझ में बदल सकती है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि इस युवा वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे, नहीं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना होगा, ये आंकड़ों से समझिए। 78.5 लाख नई नौकरियां हर साल निकालनी होंगी। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे को सुधारना होगा। भारत की 26% आबादी 10 से 24 साल की है, जो दुनिया में सबसे युवा है। हमें इस ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। क्वालिटी जॉब्स की जरूरत है, सिर्फ नौकरियां नहीं, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण नौकरियां बनानी होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि हमारी युवा पीढ़ी को नई स्किल्स दी जाए ताकि रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। मतलब साफ है, बेरोजगारी का संकट और धीमी आर्थिक वृद्धि देश के लिए गंभीर खतरे का संकेत दे रही है। अगर सरकार अब भी ठोस योजनाएं नहीं बनाती है तो हमारी युवा वर्कफोर्स का फायदेमंद डिविडेंड डिजास्टर में बदल सकता है और ये भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत की आर्थिक वृद्धि भी खतरे में है। सर्वे में कहा गया है कि 2025 तक देश की विकास दर 6.3% से 6.8% के बीच रह सकती है, लेकिन इस साल केवल 6.4% की वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। और तिमाही दर तिमाही आंकड़े तो और भी चिंता बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में भारत की जीडीपी केवल 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल 8.2% से बहुत कम है। आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं और बेरोजगारी के समाधान पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिरकार बजट 2025 न केवल देश की आर्थिक दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि हमारी युवा शक्ति को और कितनी और कैसे दिशा दी जा सकती है। इसके लिए हमें कल के बजट का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ ने निश्चित ही सभी को झकझोर कर रख दिया है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, वहीं जिसके बाद अब लोग महाकुंभ जाने से डरने लगे। मगर जरूरी है हमें ये समझना कि इस दुखद घटना के बाद डरने के बजाय हमें सचेत रहने की जरूरत है।
महाकुंभ जैसा विशाल धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों लोग एक साथ आते हैं, तो इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। महज कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से कई लोग इसमें घटना में उनको तकलीफ होती है। दुर्भाग्यपूर्ण होती है ये घटना, लेकिन डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा की तरफ और अधिक ध्यान देना होगा ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। महज कुछ लोगों की गलती की वजह से और लोगों को उन गलतियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही प्रशासन को और भी अलर्ट होना होगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा प्रशासन और शासन की ही जिम्मेदारी है। जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। उनके दर्द का अनुभव तो नहीं, मगर उनके दर्द में हम सभी एक साथ हैं। सरकार को अब और सख्त तैयारी और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि भविष्य में किसी को भी ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े और महाकुंभ का आनंद सभी श्रद्धालु बिना किसी डर के ले सके। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।